आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की एक ऐसी जबरदस्त घटना की जिसने न सिर्फ एक राजा को गद्दी से उखाड़ फेंका बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति की। इसी क्रांति ने हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचार दिए जिनकी गूंज आज भी हमारे समाज में सुनाई देती है। तो चलिए सीधे चलते हैं 14 जुलाई 1789 की सुबह। जगह है पेरिस। शहर की हवा में ना एक अजीब सा डर और तनाव घुला हुआ है। सड़कों पर हजारों की तादाद में गुस्साई भीड़ जमा है और उनका निशाना है शहर के पूर्वी हिस्से में बना बैस्टील का किला। अब देखिए, ये किला सिर्फ एक जेल नहीं था, ये राजा की बेलगाम असीमित ताकत का प्रतीक था और लोग इसी प्रतीक को, इसी जुल्म की निशानी को मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए थे। लोगों में ये अफवाह आग की तरह फैल गई थी कि राजा ने अपनी सेना को शहर में घुसने का हुक्म दे दिया है और किसी भी पल वो आम लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे सकता है। बस इसी डर ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। करीब 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने जमा हो गए और हथियारों की तलाश में सरकारी इमारतों पर धावा बोलने लगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? ऐसी क्या वजह थी कि एक पूरा देश, एक पूरा साम्राज्य अपने ही लोगों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। 1789 के इस दिन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। फ्रांस की उन गहरी समस्याओं को देखना होगा जो दशकों से अंदर ही अंदर सुलग रही थीं। और इन सब की जड़ में था एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट। बात है 1774 की, जब लुई 16वें राजा बने तो उन्हें शाही खजाना बिल्कुल खाली मिला। सालों से चले आ रहे युद्ध, खासकर अमेरिकी क्रांति में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद करना और ऊपर से वर्साई के आलीशान महल की शान शौकत पर बेहिसाब खर्च, इन सब ने मिलकर फ्रांस को 2 अरब लिवरे से भी ज्यादा के कर्ज में डुबो दिया था। लिवरे उस समय की फ्रांसीसी मुद्रा हुआ करती थी। उस जमाने के फ्रांसीसी समाज को ओल्ड रिजीम या पुरानी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। ये एक ऐसा सिस्टम था जहां सब कुछ जन्म के आधार पर तय होता था और सारी ताकत एक राजा के हाथ में होती थी। ये फ्रांसीसी समाज, आप कह सकते हैं, बहुत ही अजीब और गैर बराबरी वाले तरीके से 3 हिस्सों या एस्टेट्स में बंटा हुआ था। अब इस स्लाइड को देखिए, पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। समाज 3 हिस्सों में था। पहले 2 एस्टेट्स यानी पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग। इन्हें जन्म से ही ढेरों खास अधिकार मिले हुए थे और सबसे बड़ा अधिकार था टैक्स न देने का। जी हाँ, कोई टैक्स नहीं। और सारा बोझ वो था तीसरे एस्टेट पर, जिसमें देश की करीब 97% आबादी आती थी। किसान, व्यापारी, मजदूर, वकील, सब। और यही वो लोग थे जो देश का सारा टैक्स चुकाते थे। ये तस्वीर उस दौर की सच्चाई को बड़ी खूबसूरती से दिखाती है। इसमें कुलीन वर्ग को एक मकड़ी की तरह दिखाया गया है और किसान को एक मक्खी की तरह जो उसके जाल में फंसी हुई है। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे पहले 2 एस्टेट्स तीसरे एस्टेट का खून चूस कर ही फल फूल रहे थे। अब आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के अलावा फ्रांस एक और बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था। इसे कहते थे जीविका संकट, यानी रोजी रोटी का संकट। असल में ये एक बहुत ही खतरनाक चक्र था। देखिए, फ्रांस की आबादी तो बढ़ रही थी पर अनाज का उत्पादन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा था। तो जब भी सूखा पड़ता या ओले गिरते, फसल बर्बाद हो जाती। नतीजा, रोटी, जो आम आदमी का पेट भरने का एकमात्र जरिया थी, उसकी कीमतें आसमान छूने लगती। लेकिन मजदूरी तो वहीं की वहीं रहती। लोगों के लिए अपने परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो जाता और इसका अंजाम होता था भूखमरी, बीमारी और खाने के लिए दंगे। तो इन्हीं सुलगते हुए हालातों के बीच राजा के एक फैसले ने उस चिंगारी को हवा दे दी जो एक भयानक क्रांति में बदलने वाली थी। अपने बढ़ते कर्ज को चुकाने के लिए राजा लुई 16वें ने और नए टैक्स लगाने का फैसला किया। इसके लिए 5 मई 1789 को एस्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलाई गई। अब पुरानी परंपरा के हिसाब से हर एस्टेट का सिर्फ एक वोट होता था। इसका सीधा मतलब था कि पादरी और कुलीन वर्ग हमेशा 2-1 के बहुमत से जीत जाते। लेकिन इस बार तीसरा एस्टेट बदलाव के लिए तैयार था। उन्होंने मांग रखी कि हर सदस्य को 1 वोट देने का हक होना चाहिए, यानी 1 व्यक्ति 1 वोट। जब राजा ने उनकी ये मांग ठुकरा दी तो तीसरे एस्टेट के सारे प्रतिनिधि गुस्से में असेंबली हॉल से बाहर निकल गए
वो पास ही के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और वहीं उन्होंने एक ऐतिहासिक शपथ ली। 20 जून को उन्होंने खुद को ही नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वो फ्रांस के लिए एक ऐसा संविधान नहीं बना लेते जो राजा की शक्तियों पर लगाम लगाए, तब तक वो वहां से नहीं हटेंगे। ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था। बैस्टिल के गिरने के बाद क्रांति की जो लहर उठी, उसने देखते ही देखते पूरे फ्रांस को अपनी चपेट में ले लिया और देश को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 4 अगस्त 1789 की रात, ये एक ऐसी रात थी जिसने फ्रांस का इतिहास बदल दिया। नेशनल असेंबली ने सिर्फ एक आदेश पास करके सदियों से चली आ रही सामंती व्यवस्था को, जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे विशेष अधिकारों को एक झटके में खत्म कर दिया। पादरियों से उनके विशेष अधिकार छीन लिए गए। सोचिए, सदियों की अन्याय वाली व्यवस्था एक रात में ढह गई। इसके ठीक बाद आया मनुष्य और नागरिक के अधिकारों का घोषणा पत्र। ये एक कमाल का दस्तावेज था जिसने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे विचारों को कानूनी जामा पहनाया। इसने ऐलान किया कि सभी इंसान जन्म से स्वतंत्र और बराबर हैं और अधिकार किसी राजा की मेहरबानी नहीं, बल्कि हर इंसान का जन्मसिद्ध हक है। तो साल 1789 सच में एक बवंडर की तरह था। मई में एस्टेट्स जनरल की बैठक से शुरू होकर अगस्त में अधिकारों की घोषणा तक फ्रांस ने मानो कुछ ही महीनों में सदियों का सफर तय कर लिया था। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति की कहानी सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही। इसके विचारों ने पूरी दुनिया पर एक ऐसा असर डाला जो आज तक कायम है। सच पूछिए तो स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार ही फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी देन है। इन्हीं विचारों ने दुनिया भर में गुलामी और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ चल रहे स्वतंत्रता संग्रामों को नई ताकत दी और आधुनिक राजनीति की भाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये हमें आज के आखिरी सवाल पर लाता है। 1789 की वो गूंज, स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों के लिए वो संघर्ष आज भी दुनिया भर में हो रहे आंदोलनों और बहसों में साफ सुनाई देता है। तो सोचने वाली बात ये है कि ये सिद्धांत आज हमारे समाज को और हमारे आने वाले कल को कैसे और किस दिशा में आकार दे रहे हैं।